हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्ज़ाम की 17वीं क्लास होगी। आज से हम योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम केंद्र की सारी योजनाएं डिटेल में देखेंगे और फिर हम बाद में राज्य की योजनाएं भी देखेंगे, मतलब यूपी स्टेट की योजनाएं देखेंगे। योजनाएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, ये ध्यान रखना। हो सकता है 15 क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा योजनाओं से आए, तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना। जब हम योजनाएं शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पंचवर्षीय योजना से। 5 ईयर प्लान जो होते हैं आपके, वहाँ से। क्यों यहाँ से शुरू करेंगे? क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं ही आधारशिला थी हर एक योजना की। यहाँ पे जो विजन रखा जाएगा ना, उसी के अंतर्गत ही सारी योजनाएं शुरू होंगी उस 5 वर्ष में। तो इनको देखना जरूरी है। और कोई भी एग्जाम आप यूपी का दो, यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इतनी डिटेल में हम इसको कराएंगे पंचवर्षीय योजनाओं को कि फिर आपको यूपी पीसीएस तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं करने से पहले हम उसका इतिहास भी देखेंगे, कहाँ से आया ये टर्म, कहाँ से ये नियोजित इकोनॉमी या नियोजित विकास वाला टर्म आया है। नियोजित मतलब प्लान्ड, तो प्लानिंग कहाँ से आई है, प्लानिंग जो शब्द है। तो पहले ये समझो। देखो, जो यूरोपियन देश थे, जब यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ गई तो यहाँ पे एक टर्म विकसित हुआ। उस टर्म का कहना था कि हस्तक्षेप की नीति। इंग्लिश में बोलो लेजीज फेयर। एडम स्मिथ, जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ द नेशन, इसमें इन्होंने इस नीति का एकदम प्रबल समर्थक बताया और इसकी पूरी अवधारणा रखी। तो जो पूंजीवादी देश हैं वो कैसे चल रहे थे कि वो हस्तक्षेप नहीं करते थे। उन्होंने इकोनॉमी खोल दी, संसाधन दे दिए, आप आइए अपना धंधा लगाइए, कुछ भी कीजिए। तो यहाँ पे दो वर्गों का उदय हुआ। ठीक है, थोड़ा सा समझना, हल्का सा समझना पड़ेगा, फिर बड़ा अच्छी समझ बन जाएगी एक। तो इसमें क्या था कि एक तो पूंजीपति वर्ग या उद्योगपति वर्ग जिसके पास पूंजी है, दूसरा मजदूर वर्ग। दो नए वर्गों का उदय हुआ। ये वाला वर्ग धनी है, इनके पास हर एक साधन संसाधन हो। ये इनकी स्थिति दुनिया में सबसे खराब हो गई। पहले जो स्थिति थी ना, कि जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे ना, उनसे भी ज़्यादा खराब हो गई। 18-18 घंटे इनसे काम कराया जा रहा है, छुट्टी नाम की चीज़ नहीं मिल रही है, सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं। बच्चों से भी 18-18, 15-15 घंटे काम कराया जा रहा है, जो 9-9 साल के बच्चे हैं। सोने के लिए समय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। वेतन बड़ा कम है, कंपनी ये चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनको एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता था जिसमें काम कर रहे हैं। तो इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जब किसी वर्ग की स्थिति खराब होती है तो कुछ विचारक होते हैं, वो विचारक अपने विचार रखते हैं। ऐसे ही एक विचारक आए आपके, कार्ल मार्क्स। इन्होंने बोला कि जब असंतोष इन लोगों में, जो आपका सर्वहारा वर्ग है, मजदूरों को बोला सर्वहारा वर्ग, जब इनमें असंतोष चरम सीमा पे पहुंच जाएगा तो क्या करेंगे, ये बंदूक की नोक पे सत्ता का परिवर्तन कर देंगे और फिर जितने भी साधन संसाधन होंगे इन लोगों के लिए होंगे। यहीं से एक नया विचार आया, साम्यवाद। ये तो हिंसक था साम्यवाद। इसी पे एक समाजवाद का उदय हुआ, लोकतांत्रिक साम्यवाद जिसे बोलते हैं। साम्यवाद तो मार्क्स वाली बात मानता था कि बंदूक की नोक पे सत्ता का परिवर्तन और हिंसा के माध्यम से अपने अधिकारों को छीन लेना। समाजवाद था कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों को लेना। तो ये जो साम्यवाद आया, साम्यवादी क्रांति हुई, इसने क्या किया, जो आपकी हस्तक्षेप की नीति थी इसी के विरोध में ही थी। पूंजीवाद के विरोध में थी, हस्तक्षेप की नीति के विरोध में थी। तो जब हस्तक्षेप था, इसको क्या करना है, तो इसको चेंज किया जाएगा हस्तक्षेप से। जब हस्तक्षेप करेंगे तो इकोनॉमी को आप क्या करोगे, प्लान करोगे। जो गवर्नमेंट प्लान करेगी ना, उसी आधार पे इकोनॉमी चलेगी। तो जहाँ पे पूंजीवाद था, जहाँ पे आज भी है, बहुत सारे देशों में पूंजीवाद, मैक्सिमम देशों में पूंजीवाद ही है। तो जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे क्या होता है कि सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। सारे जितने भी उत्पादन के साधन हैं निजी क्षेत्र में रहते हैं। साम्यवाद में क्या हो गया, उत्पादन के सारे साधन कहाँ आ गए आपके, गवर्नमेंट, जो पब्लिक सेक्टर है, सरकार है, उसने अपने हाथ में ले लिए मेन साधन, खान खनिज, परिवहन, हर एक चीज़। ठीक है, बड़े बड़े उद्योग सब इसने अपने हाथ में ले लिए। या तो लाइसेंस लोगे आप, या फिर आप करोगे नहीं, गवर्नमेंट ही करेगी, उसका एकाधिकार रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आया कहाँ से, साम्यवाद से। प्लस इन्होंने क्या बोला कि हम इकोनॉमी को एक प्लान बनाएंगे, उसी आधार पे ही आप उद्योग धंधे लगा सकते हो, उन्हीं नियमों का पालन करके। यहाँ से टर्म आया प्लान्ड इकोनॉमी का। तो सोवियत संघ से ये चीज़ आई, क्योंकि साम्यवादी क्रांति सबसे पहले कहाँ, सोवियत संघ में ही हो गई थी। वहाँ से प्लान्ड इकोनॉमी में आया 1928।
यहाँ के एक लीडर थे जोसेफ स्टालिन। सबसे खतरनाक अगर लीडर बोला जाए और सबसे बड़ा ज़्यादा जिसने मर्डर करा है ना, ये बंदा है, ठीक है। हिटलर से भी खतरनाक था। इस बंदे ने क्या किया, जोसेफ स्टालिन ने, कि 1928 में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। उसके पहले इसने एक पॉलिसी लेके आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और जितने भी राज्य के बड़े बड़े खेत थे, जो भी खेत थे, सब पे राज्य का अधिकार कर लिया। राज्य खेती करेगा बड़े बड़े फार्मों में। जितने भी उत्पादन के और साधन थे, उद्योग धंधे थे, इसके अंतर्गत आ गए। परिवहन के सारे साधन आ गए, जहाज आ गई, रेलवे आ गई, हर एक चीज़ राज्य के अंडर में, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में ले आए। लोगों से काम कराया, फिर उस हिसाब से सबको प्रॉफिट बांटा। तो ये शुरुआत में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला। 1929 में दुनिया भर में मंदी आई थी, लेकिन यहाँ पे मंदी का कोई असर नहीं था। ये मंदी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से है, जो 1929 की मंदी है। इसका इतना खतरनाक वो था कि दुनिया भर में हर एक चीज़ की कमी हो गई थी, लोग भूखे मर रहे थे, रेट भी गिरे हुए थे, लेकिन पैसा ही नहीं था, फिर भी पैसा नहीं था। और यहाँ पे अनअफेक्टेड रहा सोवियत संघ। इसीलिए सोवियत जो विचारधारा है फिर आगे बढ़ी और देशों में भी फैल गई थी इस टाइम पे। तो ये तो हो गया विचारधारा की बात। हम फिर से आते हैं अपने पॉइंट पे। हम लोग बात कर रहे हैं हस्तक्षेप की नीति से लेके प्लान्ड इकोनॉमी तक। तो 1928 में इस बंदे ने क्या शुरू किया, पंचवर्षीय योजनाएं। वहाँ पे वो सफल होनी शुरू हुई। फिर जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे यहाँ पे दो लीडर थे, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे, स्वतंत्रता के पहले ही वो रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता के बाद तो नहीं रहे हैं, जापान में उनका वो हो गया था, है ना, प्लेन क्रैश। ये दो जो लीडर रहे हैं, ये बहुत बड़े प्रबल समाजवादी थे, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े नहीं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्ष में थे और मजदूरों की और गरीबों की बात करते थे, किसानों की। तो जब ये लोग थे तो इनका ही प्रभाव पड़ा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या है, समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव था और इसको मिला के मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो यहाँ पे भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने की बात हुई। ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड। अब आते हैं मेन कंटेंट पे। तो पंचवर्षीय योजनाएं 1934 में एम विश्वेश्वरैया जो थे आपके, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें आर्थिक नियोजन होता क्या है, प्लानिंग क्या होती है, किस प्रकार से आप अर्थव्यवस्था को प्लान कर सकते हो, पूरी इन्होंने संकल्पना प्रस्तुत कर दी। फिर इस संकल्पना में इन्होंने क्या बोला कि जो औद्योगिकीकरण है इस पर बल दिया और बोला कि जो मानव श्रम है, उस टाइम तक आप देखोगे 85 से 90% जो मानव श्रम है वो कहाँ लगा है, कृषि में, जबकि कृषि का स्कोप उतना ज़्यादा है नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, जो मानव श्रम है इसको कृषि से आप कहाँ ट्रांसफर करो, उद्योगों में। तो मानव श्रम को किसी क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करने की इन्होंने सलाह दे दी। आगे चलते हैं। ये हिस्ट्री ध्यान रखना, ये बहुत आती है, हर एग्जाम में भी कहीं ना कहीं से आ जाता है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, कहाँ पे, हरिपुरा में। अध्यक्ष यहाँ कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस होगा, उसके भी यही होंगे अध्यक्ष। फिर गांधी जी से थोड़ा विवाद हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी के जो समर्थित कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको हराते हैं। गांधी जी फिर सलाह देने से मना कर देते हैं, क्योंकि अध्यक्ष कोई भी बनता था, लेकिन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती थी उसके 15 मेंबर्स गांधी जी से सलाह लेके ही बनते थे। तो गांधी जी ने सलाह देने में मना कर दिया, तो फिर सुभाष बाबू ने क्या बोला, इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी जिसको बोला जाता है, इसका गठन किया गया। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन ये जो कमेटी का गठन किया गया उसकी अध्यक्षता किसने की, नेहरू जी ने। तथा इनके द्वारा जो योजना निर्मित की गई उसे क्या बोला गया, कांग्रेस योजना। आगे चलते हैं। 1944-45 में भारत के 8 प्रमुख उद्योगपति थे, जो लोग भारत के विकास के लिए थोड़ा चिंतित भी थे। आज भी इन लोगों का जो भी समूह है ना, उद्योगपतियों का, वो आज भी है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे भारत के विकास में ये लोग योगदान दे रहे हैं। तो इन्होंने एक बॉम्बे प्लान, क्योंकि अधिकतर उद्योगपति आज भी देखोगे आप बॉम्बे में ही रहते हैं, हेडक्वार्टर भी इनकी कंपनियों के बॉम्बे हैं, तो वहीं पे थे। इन्होंने एक बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। उसमें कौन थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JRD टाटा, यही है मैन, टाटा जो आपकी कंपनी है उसके मैन यही थे, JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूर लाल भाई, आरदेश दलाल थे, और इन्हीं की देखरेख में ये पूरा बॉम्बे प्लान बना।
एडी श्राफ और जॉन मथाई, इन 8 लोगों ने एक भारत के विकास की पूरी योजना और खाका प्रस्तुत किया, जिसको बोला गया बॉम्बे प्लान। 10,000 करोड़ का ये प्लान था। और क्या बोला कि 15 वर्षों में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय उस समय 65 रुपये थी, इसको डबल करने का लक्ष्य रखा। लेकिन क्या हुआ कि नेहरू जी थे पीएम, मैन तो उनको ही अपनाना है आगे चल के, तो उन्होंने इसको ज़्यादा भाव नहीं दिया। हाँ, उनकी जितनी योजनाएं आएंगी ना वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित रहेंगी, इस प्लान से, बट डायरेक्ट इसको नहीं अपनाया। 1944 में ही एक गांधीवादी नेता थे श्रीमन नारायण, ठीक है, इन्होंने गांधी योजना प्रस्तुत कर दी। इसमें भी पूरा विकास का एक खाका था कि ऐसे ऐसे विकास किया जाए। अब गांधीवादी योजना है तो ये गाँव को केंद्र में रखेंगे, कुटीर उद्योगों को केंद्र में रखेंगे। बाकी जवाहरलाल नेहरू क्या चाह रहे थे, भारी उद्योगों का विकास हो, शहर केंद्र में हो। 1945 में एम.एन. रॉय ने एक प्लान प्रस्तुत किया जिसे बोला गया पीपुल्स प्लान। ये साम्यवादी नेता थे एम.एन. रॉय। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया। तो सब लोगों के अपने अपने प्लान है, अपनी अपनी हिस्ट्री है, वो देख लो, फिर सीधा हम आ जाएंगे कहाँ पे, पंचवर्षीय योजनाओं पे। 15 मार्च 1950 को एक कैबिनेट प्रस्ताव, ठीक है, कैबिनेट का एक प्रस्ताव था। कैबिनेट प्रस्ताव मतलब होता है कि ना ये संवैधानिक था और ना ही विधायी था, किसी कानून के माध्यम से भी नहीं आया, ना संविधान के माध्यम से आया, केवल जो मंत्रिमंडल है उसने एक प्रस्ताव दिया, उसके द्वारा योजना आयोग का क्या गठन कर लिया गया। प्रथम अध्यक्ष, इसके योजना आयोग के भी अध्यक्ष पीएम होते थे पहले, और अभी नीति आयोग है इसकी जगह पे बना, उसके भी अध्यक्ष पीएम होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। सलाहकारी निकाय था, लेकिन आज की डेट में जो नीति आयोग को शक्तियां प्राप्त है, इससे कई गुनी शक्तियां योजना आयोग को प्राप्त थी। इसको बोला जाता था सुपर कैबिनेट। इसने जहां अनुदान की सिफारिश की वो केंद्र देता ही देता था, जो चीज़ बोल दी। लेकिन आज की डेट में क्या है, जो नीति आयोग है उसको किस सिफारिश के लिए रखा गया है, बाकी फैसले कौन, वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालय लेते हैं। आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2015 को फिर से नया कैबिनेट संकल्प आया, मोदी जी जब आए, और इन्होंने नीति आयोग का गठन किया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो यह नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक थिंक टैंक है, वो भी थिंक टैंक था, बट इनका थोड़ा पावर ज़्यादा था। आगे चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं, और कुछ पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य मतलब उस पद को सदस्य बना दिया जाता है, उस पद पे जो भी बैठेगा वो उसका सदस्य बन जाएगा, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्रालय से 4 मंत्री जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक सीईओ होते हैं इसके। वर्तमान में अगर देखो आप, तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। अध्यक्ष तो पीएम होते हैं, सबको पता है। सीईओ कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की एक शासी परिषद भी होती है। शासी परिषद मतलब गवर्निंग काउंसिल, यही सारे फैसले यहीं लिए जाते हैं, यहीं विचार विमर्श होता है, हर चीज़ यहीं होती है। इसमें कौन कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं 2 ही है, दिल्ली है और दूसरा कौन सा, पौंडीचेरी। आगे चल के जम्मू एंड कश्मीर बनेगा, जहाँ पे विधानसभाएं हैं, मतलब जहाँ पे सीएम बनते हैं, तो यहाँ के सीएम भाग लेंगे। इसके बाद जो और यूटीज हैं जहाँ पे प्रशासक हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो लेते हैं भाग। तो ये सारी चीज़ें हैं, शासी परिषद के लोग मेंबर हैं। और जो संघवाद, सहकारी संघवाद के आधार पर ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, और इसकी भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन, ये जो विषय है आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन, ये समवर्ती सूची की 20वीं प्रविष्टि का विषय है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय, जैसे अभी इसकी शासी परिषद है ना नीति आयोग की, वैसे ही आपकी योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करती थी, उसमें भी सेम सीएम वगैरह गवर्नर वगैरह हुआ करते थे। तो उसका गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को, ये भी आपकी डेट पूछी जाती है। अब आते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1951 से 1956 तक। मॉडल कौन सा था आपका, हैरोल्ड डोमर मॉडल, इस पे आधारित थी। उद्देश्य क्या था, कृषि क्षेत्र को, हैरोल्ड, पहला जो पंचवर्षीय योजना होगी, इस टाइम पे सुनो, हम नए नए स्वतंत्र हुए थे और हमारे पास था क्या, मेनली कृषि। अभी इतनी टेक्नोलॉजी तो आई नहीं है, उद्योग नहीं आया, पैसा भी नहीं है, किसान ही है, वो भी थोड़े से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो भू राजस्व था बहुत ज़्यादा इनसे लिया गया है।
खेती की जो भूमि थी, सिंचाई के साधन का कोई विकास नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुई, तो इनको सुधारना था पहली पंचवर्षीय में। तो किसी क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, ये मॉडल पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके साथ साथ लघु तथा कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार, मतलब गांधी जी का यहाँ पे प्रभाव है। वृद्धि का लक्ष्य क्या रखा गया? 2.1%, और वास्तविक वृद्धि काफ़ी ज़्यादा रही, 3.6%। तो मतलब ये योजना आपकी सफल रही। आगे चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जो भी आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं या जो भी यहाँ से आते हैं वहाँ पे मैं हाईलाइट करते जाऊँगा, उसको जरूर पढ़ लिया करो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। बहुत बड़े एक स्टैटिस्टियन थे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि बहुत बड़ा डेटा है, इस डेटा से आप अपने काम की चीज़ें माइनिंग करो, रिजल्ट निकालो, आगे की चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर पाओ। तो ये वो थे पीसी महालनोबिस। जो सुपर कंप्यूटर वगैरह है तो उनका भी सपना इन्होंने ही देखा था पहले। तो इनके मॉडल पे आधारित थी। उन्होंने सीधा बोला कि भारी उद्योगों पे, भारी भी हो और आधारभूत हो। आधारभूत क्या होते हैं? जिन उद्योगों पे अन्य उद्योग क्या है टिके होते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग पे सारी मशीनरी उद्योग टिका हुआ है, आपका जितना निर्माण कार्य हो रहा है वो टिका हुआ है, रेलवे हर चीज़। ऐसे ही आपका इस्पात उद्योग के बाद दूसरा आधारभूत उद्योग क्या होता है? एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया। तो ऐसे इन्होंने बोला कि ये आपके उद्योग लगाए जाएं। राष्ट्रीय आय में इन्होंने बोला है कि एक समय तक, दीर्घकाल की इन्होंने एक अवधारणा रखी कि 25% तक वृद्धि करनी है। उस साल का लक्ष्य क्या रखा कि विकास दर का लक्ष्य रखा इन्होंने कितना? 4.5%, और वास्तविक वृद्धि कितनी हुई थी? 4.3%। तो मतलब आसपास हुई थी। इस योजना को भी आप सफल मान सकते हो। इसके तहत इसी कार्यकाल में क्या हुआ कि राउरकेला आपका उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। इन 3 जगहों पे इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि राउरकेला किस देश के सहयोग से, भिलाई किस देश के सहयोग से और दुर्गापुर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, ठीक है। फिर आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं। 1961 से 1966 तक चली है। क्या था उद्देश्य? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाना। किस मॉडल पे थी? जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इनका प्रभाव देखा गया। इनके लिए इन्होंने मॉडल ना डिस्क्लोज नहीं किया था कि एग्जैक्ट इनके मॉडल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो उस टाइम पे जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती थे, इनके मॉडल का इस पर प्रभाव देखा गया। विकास दर का जो लक्ष्य रखा था 5.6%, लेकिन यहाँ पे विकास दर कितनी कम रही? 2.8%। क्यों रही? क्योंकि इस टाइम पे दो तो आपने युद्ध लड़ लिए थे, चीन से और पाकिस्तान से। सूखा भी इसी टाइम पे पड़ रहा था, प्लस अमेरिका ने हमें अनाज देने से भी मना कर दिया, तो अनाज की भी कमी पड़ गई। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ हुई? 1961 से 66 के बीच में। फिर 1966 और 67 में लाल बहादुर शास्त्री देश से आह्वान करेंगे, किसानों से जय जवान जय किसान का नारा देंगे और बोलेंगे, तो फिर हरित क्रांति आ जाएगी देश में। 1966 से 1969 तक चूंकि ये युद्ध हो चुके थे, इतनी स्थिति नहीं थी कि कुछ भी प्लान करके उस हिसाब से पैसा खर्च किया जाए। तो क्या बोला गवर्नमेंट ने? बोला कि अभी पंचवर्षीय योजनाओं को थोड़ा सा अवकाश देते हैं और 3 साल तक वार्षिक योजनाएं चली। तो ये सारा काम हुआ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से 74 तक चली। इस योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? योजना आयोग के उस समय के उपाध्यक्ष थे डी.आर. गाडगिल। तो योजना आयोग में ध्यान रखना, उपाध्यक्ष ही मेन होता था, क्योंकि अध्यक्ष तो पीएम है, पीएम को समय नहीं है, तो मेन फैसले कौन ले रहा है? उपाध्यक्ष। डी.आर. गाडगिल ने इसका प्रारूप तैयार किया और इसको गाडगिल योजना भी बोला जाता है। अशोक रुद्र तथा एलन एस माने के ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी ये योजना। तो अशोक रुद्र को याद रखना, इनका मॉडल कौन सा था? ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। इसी योजना में जो 14 बैंक थे, आपको पता होगा, 14 बैंक थे जिनकी पूंजी 50 करोड़ और उसके ऊपर थी। इनका इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया था 1969 में। फिर आगे चल के 6 बैंकों का और करेंगे 1980 में। तो यही हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। MRTP एक्ट आया। क्या था ये MRTP एक्ट? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोपोली क्या होती है?
किसी क्षेत्र विशेष पे एक सिंगल कंपनी है ना, इसका एकाधिकार हो जाए, इसको बोलते हैं मोनोपोली। तो इस प्रकार से जो बड़ी कंपनियां क्या होती थी, दूसरी कंपनियां उनको खरीद लेंगी या उनको दबा के कैसे भी करके। तो इसके लिए आया कि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे और नई कंपनियों को उभरने में या उनको उगने में एक सहूलियत मिले। उसके लिए एमआरटीपी एक्ट लाया गया। बफर स्टॉक की धारणा है कि कुछ स्टॉक जो है खाने पीने का हमें बफर में रखना पड़ेगा कि कभी कोई सूखा अकाल पड़ता है तो उसमें काम आए। लक्ष्य क्या रखा गया, जो वृद्धि दर का लक्ष्य है वो है 5.7% रखा गया और वास्तविक वृद्धि दर कितनी हुई 3.3%। इसी समय पे परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ना उसको चलाया गया, लेकिन ध्यान रखना जो ये गति पकड़ेगा वो पकड़ेगा इमरजेंसी के समय। परिवार नियोजन शुरुआत कर दी गई यहाँ पे, ठीक है। इमरजेंसी के समय पे आपके संजय गांधी थे, उन्होंने जबरदस्ती चलवा दिया था इसको, परिवार नियोजन कार्यक्रम को जबरदस्ती नसबंदी करा रहे थे और बड़े एक टारगेट दिया जाता था कि इतना आपको इस अस्पताल को, इस डॉक्टर को इतना करना है शाम तक, तो वो करते थे कैसे भी करके। तो इसमें बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई थी। फिर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी यहाँ पे शुरू हुआ इसी पंचवर्षीय में। आगे चलते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, लेकिन ये 79 तक नहीं चलेगी क्योंकि 77 में क्या हो जाएगा, आपका सरकार आ जाएगी जनता पार्टी 77 के लास्ट में। तो 78 में क्या होगा, इस योजना को जनता पार्टी खत्म कर देगी। इस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, डीटी लाकड़ावाला। तो लाकड़ावाला समिति आपने पढ़ी होगी गरीबी के आकलन के लिए, गरीबी रेखा के आकलन के लिए, वही थे। प्रमुख लक्ष्य क्या थे, गरीबी हटाना है और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना है। गरीबी हटाओ का पहली बार नारा भी कौन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। इसी पे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्या होता है, ये ध्यान रखो। आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, सबसे पहले खाना मिले आपको, फिर कपड़ा हो आपके पास, मकान हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, गांव में कनेक्टिविटी हो, परिवहन जिसको बोलते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की गई कि खाने के लिए आदमी को बेरोजगारी दूर हो, कुछ रोजगार दिया जाए, और चीज़ों के लिए मकान बनाने के लिए आवास योजनाएं। तो ये सब चीज़ें जब शुरू की गई तो बहुत सारी योजनाओं को क्लब करके होता है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। लक्ष्य क्या रखा गया, 4.4%, और वास्तविक वृद्धि कितनी हुई, 4.8%। जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने इस योजना को एक वर्ष पूर्व 1978 में समाप्त कर दिया। इसी समय देखो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की भी शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिस पंचवर्षीय योजना के बारे में जो भी चीज़ है नीचे समझो उसी कार्यकाल में हुआ है। आगे चलते हैं, रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक। यहाँ पे किसकी सरकार है, जनता पार्टी की सरकार है। अब जब सरकार चेंज हुई, विचारधारा चेंज हुई, तो क्या होगा, ये लोग पंचवर्षीय योजनाओं को नकार देंगे, बोलेंगे कि योजनाएं वार्षिक आधार पर बनेंगी। कोई इस वर्ष जो योजना बनी, वर्ष के लास्ट में हम इसका प्रभावशीलता देखेंगे, कैसे परफॉर्म किया, क्या किया, उसी आधार पर न्यू योजना या तो इसी में चेंज होगा या नई बनेगी। तो क्या होता है रोलिंग प्लान, ऐसी योजना जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि योजना अवकाश हो गया 66 से 69 और रोलिंग प्लान आ गए 2 साल ये, ठीक है। आगे चलते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 से 85 तक चली। 1 अप्रैल 1979 में आपकी सरकार आ गई थी इंदिरा की, फिर से इंदिरा गांधी की, और ये रही, लेकिन योजना इनकी रोलिंग प्लान चल रहा था। तो 1 अप्रैल 1979 से 31 अप्रैल 1980 तक ये माना गया कि यहाँ पे योजना अवकाश था, क्योंकि 80 से आपकी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। इसमें ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं नई नई शुरू हुई और ये काल ऐसा था जिसमें हर एक चीज़ को टारगेट किया गया, उसमें ग्राउंड लेवल पे काम शुरू हुआ, ठीक है। जैसे IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी योजनाएं अभी आपकी लास्ट में इसी लेक्चर में आ जाएंगी, बहुत डिटेल में आएंगी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ट्राइसेम करके थी, ट्रेनिंग वाला एक था, डवाकरा था, महिलाओं और बच्चों के लिए थी ये। RLEGP थी, रूरल जो लैंडलेस लेबर होते हैं उनके लिए थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये सारी योजनाएं इस टाइम पे शुरू हुई। नाबार्ड की 1982 में, आपको पता हो नाबार्ड की स्थापना हो गई थी।
शिवरामन समिति की सिफारिश पे। यह पंचवर्षीय दीर्घ अवधि को ध्यान में रख के योजना ये शुरुआत की गई थी, इसीलिए इस योजना को बोला जाता है क्या, पर्सपेक्टिव प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है आपकी, उसको क्या बोला जाता है, पर्सपेक्टिव प्लान। अब आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना पे। 1985 से 90 तक 5 साल ये भी चलेगी। राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू हुई। तो आपको पता है राजीव गांधी के कार्यकाल में जब शुरू होगी तो आईटी वगैरह कंप्यूटर को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, राजीव गांधी को। ये बोला जाता है न्यू टेक्नोलॉजी के ये बहुत प्रबल समर्थक थे और देश में लेके आए। प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादकता में सुधार करने का इन्होंने लक्ष्य रखा। 5% का लक्ष्य रखा था, वास्तविक वृद्धि दर उससे ज़्यादा थी, 6%। अब 1990 से 92 तक आपको पता है इस टाइम पे क्या चल रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट। इंडिया को आईएमएफ के पास जाना पड़ा, ब्रिटेन में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, तब कुछ पैसे मिले, शायद 1 या 2 अरब डॉलर जो भी थे। इतने पैसे से फिर इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया दुनिया भर के देशों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। यहाँ से फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी यहाँ से आई और फिर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, कभी हमें जरूरत नहीं पड़ी किसी से कुछ मांगने की। तो 1992 के जो आर्थिक सुधार थे क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी नीतियाँ आई थी। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, आर्थिक अस्थिरता थी, विदेशी मुद्रा भंडार जिसे बोलते हैं भुगतान संतुलन, इसका संकट था। एलपीजी यहाँ पे अपनाया गया और 2 साल तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली। आगे चलते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। किसका मॉडल था, जॉन डब्ल्यू मुलर, इनके मॉडल पे आधारित थी। इन्होंने भी क्या बोला कि जो उद्योग हैं इनके आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बन गया, क्योंकि 1992 के जब आर्थिक सुधार हुए तो भारत ने हर वो चीज़ अपनाई जो पूंजीवादी देश अपनाते थे या उनमें चल रही थी। तो WTO में भी शामिल होना था, क्योंकि अपनी ट्रेड बढ़ानी थी, दुनिया के बाजार से अपने को जोड़ना था जो अभी तक कटे हुए थे। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थे उससे अब हम पूंजीवाद की ओर काफ़ी ज़्यादा झुक गए हैं। लक्ष्य क्या रखा, 5.6 का, और यहाँ पे भी लक्ष्य से ज़्यादा वृद्धि दर हुई, 6.8%। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। क्या था, तीव्र आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करना, और इनके बीच में संबंध को इस बार माना गया कि हाँ, जब तक तीव्र आर्थिक वृद्धि नहीं होगी तब तक आपकी जीवन की गुणवत्ता में कोई सुधार भी नहीं होगा जिस पैमाने पर चाह रहे हो, क्योंकि देश में संसाधन आएंगे, पैसे आएंगे, तभी तो आप काम कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास प्रमुख लक्ष्य रखा गया। तो सामाजिक न्याय जैसा शब्द पहली बार किसी पंचवर्षीय योजना में 9वीं में आया था। लक्ष्य कितना है, 6.5%, और वास्तविक वृद्धि कितनी थी, 5.4%। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, 2002 से 2007 तक थी। इसमें फिर से माना गया कि कृषि महत्वपूर्ण सेक्टर है, इसको स्वीकार किया गया। वृद्धि दर का लक्ष्य 8% रखा और वास्तविक वृद्धि दर कितनी थी, 7.6, थोड़ी कम रही, बट ये लक्ष्य देखो कितना महत्वाकांक्षी था, 8%। पहले इसके 5.4 तक जा रहे थे और सीधे 8% रखा, क्योंकि इस समय पे मनरेगा शुरू हुआ था और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि गाँव में लोगों को, जो श्रमिक हैं, गरीब तबका है, उनके सीधे हाथ में रोजगार और पैसा पहुँचाया गया। आगे चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। प्रमुख लक्ष्य क्या थे, तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम ध्यान रखना, तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास। अगली 12वीं में सतत भी जुड़ जाएगा, सतत, अधिक समावेशी और तीव्रतर आर्थिक विकास हो जाएगा। तो 11वीं और 12वीं की थीम याद रखना। वृद्धि दर का लक्ष्य 9% था, वास्तविक वृद्धि 8% थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। इसमें क्या था, तीव्रतर, अधिक समावेशी, धारणीय, यानी कि सतत विकास। सतत विकास क्या होता है कि जब हम विकास कर रहे हैं तो पर्यावरण को भी ध्यान में रख के करें। जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करे कि जो भावी पीढ़ी है उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई परेशानी ना हो। नॉर्वे के पीएम थे, उन्होंने ब्रिटलैंड आयोग में ये परिभाषा दी थी सतत विकास की, ठीक है।
25 प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे, ठीक है। इसमें ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, तो 25 प्रमुख लक्ष्य किससे रिलेटेड, एसडीजी, जो आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, भुखमरी हो गई, निर्धनता हो गई, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, जो आपकी लिंग असमानताएं हैं, नॉर्मल क्षेत्रीय असमानताएं, इन सब पे, ठीक है, पीने का पानी, तो इससे रिलेटेड ही 25 लक्ष्य रखे गए थे। और 2017 के बाद आपको पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई हैं। अब प्लान चलता है, एक्शन प्लान, एजेंडा, इस पे बात होती है, पंचवर्षीय योजनाओं पे बात नहीं होती है, ठीक है। प्रमुख केंद्रीय योजनाएं देख लेते हैं। यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी मैक्सिमम जो कंटेंट हो सकता था ये योजना में आपको दे दिया गया। काम का, बिना काम का तो इन पेजों को बहुत ज़्यादा भरा जा सकता था, जो आपके काम का था मैक्सिमम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया गया। अब केंद्र की योजनाएं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केंद्र ने क्या शुरू किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरुआत की गई। इसमें क्या था, ग्रामीण लेवल पे विकास के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम था उस टाइम का। अलग अलग क्षेत्रों में विकास करना था, सड़क बनानी थी, पानी देना था, रोजगार देना था, कृषि का विकास करना था, स्वरोजगार को बढ़ावा देना था, लोगों को स्किल के लिए ट्रेनिंग देनी थी। ये सब काम थे बड़े छोटे लेवल पे, क्योंकि इस टाइम पे पैसा तो था नहीं, गांव इतने थे, अगर हर गांव को हो जाता कि आप 10-10 हज़ार भी दे दो तो भी नहीं दे पा रहे थे। तो ये चीज़ें थी। स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचे का विकास करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन में सुधार करना। तो बहुत सारी परियोजनाओं का ये मिश्रित कार्यक्रम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। लेकिन ये कार्यक्रम क्या हुआ, सफल नहीं हुआ था। धन की बहुत ज़्यादा कमी थी, हर गांव तक पहुंच नहीं पाया था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। इसके पहले, स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, ये तो स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ 1952 में। उसके पहले कुछ ग्रामीण विकास योजनाएं लागू की गई थी, कुछ अंग्रेजों ने भी लागू की थी, वो देख लेते हैं क्या थी। तो बड़ौदा परियोजना 1932 में लागू हुई थी। सेवाग्राम परियोजना 1936 में, ये गांधी जी की थी। इटावा परियोजना 1948 में। और भी थी, श्री निकेतन थी, और भी चीज़ें थी, बट वो काम की है नहीं, जो काम की थी आपकी बता दी। केवल सन याद रखना है, इसमें डिटेल में भी नहीं जाना है। फिर जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो उस हिसाब से सफल नहीं हुआ जैसा कि अपेक्षा की गई थी। तो क्या हुआ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसको लाया गया। इसको भी ये अप्रैल 1953 में बन गई थी, लेकिन इसको लाया कब गया, लागू कब किया गया, 2 अक्टूबर 1953 को, एक साल बाद। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में धन की कमी हो गई तो पूरे भारत में लागू नहीं हो सका, तो इसको लेके आए। इसमें क्या था कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, एनजीओ बोल लो जिसको, तो ये एक ग्रुप बनाते हैं, अपना भी पैसा कुछ इकट्ठा करते हैं, लोग वॉलेंटियर फ्री में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, चीज़ें करते हैं, प्लस गवर्नमेंट भी कुछ फंड देती है। तो अब क्या है, किसी व्यक्ति को उन्होंने ट्रेनिंग दे दी, सिलाई की ट्रेनिंग दे दी, और सिलाई मशीन कुछ लोन दे के खरीदवा दी। अब वो क्या करेगा, अपना बिजनेस करेगा प्लस चुका देगा जैसे ही वो कमाएगा। तो ये पैसा फिर आ गया, दूसरे की हेल्प कर दो, फिर तीसरे की कर दो, फिर चौथे, ऐसे चलता था। तो इस प्रयास के आधार पर इन्होंने सोचा कि लोगों की भी हेल्प ले लो और इससे क्या करो, विकास को नीचे तक बढ़ाओ, क्योंकि देश के पास संसाधन है नहीं उतने। फिर अगली योजना जो आई है, पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम। तो पर्वतीय क्षेत्र जो थे उनका विकास करना था। तो ये मेनली क्या था, एक तो पर्यावरण की, जो पर्यावरण ह्रास होता है पर्वतीय क्षेत्र में उसको ध्यान देना है। मीन्स जो पेड़ काट रहे हो आप नए लगा दो, प्लस वहाँ का जो संसाधन है उसका उपयोग कर लो। पर्वतीय क्षेत्र में कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको बनाओ। आर्थिक वृद्धि दर वहाँ की बढ़ाओ। तो इसके लिए कार्यक्रम आया 1972 में, सन पूछा जाता है। एक बात और ध्यान रखो कि जो आपकी पुरानी योजनाएं हैं, पुरानी योजनाओं में आपकी नोडल मिनिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, केंद्र राज्य का क्या अंश था वो नहीं पूछा जाएगा, मनरेगा वगैरह तक तो पूछा जाएगा, लेकिन जो आपकी 2000 और 2005 से पहले की हैं ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ योजना किससे रिलेटेड थी, कौन सा सन था, ईयर, और क्या काम हुआ। इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी पुरानी योजनाओं में नहीं जा रहे हैं, नई योजनाओं में आएंगे। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत थी, नोडल एजेंसी कौन सी है, क्या प्रावधान है, किस किस टाइम पे क्या किस्त अगर कुछ है तो वो सब चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। लेकिन वो नई योजना 2014 उसके बाद की योजनाओं को देखेंगे। यहाँ पे तो जो काम का है वो बता रहे हैं। तो इसमें क्या था, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों,
पर्यावरण विकास के साथ साथ तीव्र विकास करना, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का भी विकास करना, पर्यावरण का विकास करना और तीव्र विकास करना। फिर एक आया सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका आता है डायरेक्ट सन पूछा जाता है। तो जहाँ पे सूखा है मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र, पहले आपका क्या आ गया, पर्वतीय आ गया, दूसरा आप क्या आ गया, ये मरुस्थल है। सूखा प्रवण मतलब जहाँ पे सूखा ऑलरेडी पड़ता है। 1973-74 में इसके लिए आ गया सूखा। अब जब सूखा पड़ेगा तो खेती पे ही तो पूरी जनता डिपेंडेंट है, तो बेरोजगार हो जाएगी। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए स्थायी परिसंपत्तियाँ, स्थायी परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं, जो मनरेगा में आजकल निर्माण होता है, कैसे, तालाब बना दिया, खेत की मेड़ बना दी, रोड बना दिया, ये सब इनका निर्माण करना। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम 1974 में शुरू हुआ, इसका भी सन पूछा जाता है। इसमें क्या हुआ कि कमांड एरिया बोला जाता है जल ग्रहण के, जो नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है उसी से ही आप क्या नहर वगैरह निकालो, सिंचाई की और सुविधाएं विकसित करो। सिंचाई की संभावनाओं का तीव्र विकास करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना इसका लक्ष्य था। फिर मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ये वाला आप मेनली फोकस्ड ऑन मरुस्थल आ गया। सूखा प्रवण में क्या था कि बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ता रहता है तो मरुस्थल बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मरुस्थली है, तो इसके विकास के लिए 1978 में आ गया। तो जो योजना का नाम है वो योजनाओं का नाम एज इट इज याद रखना, सन याद रखना और किससे रिलेटेड था वो याद रखना। अगला आया लघु कृषक विकास एजेंसी। ये तो आपको पता होगा लघु कृषक कौन होते हैं, सीमांत कृषक कौन होते हैं। लघु कृषक वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि हो, सीमांत होते हैं 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि हो। तो लघु कृषक के विकास के लिए एक एजेंसी बनाएगी जो क्या करेगी, इनको जानकारी देगी, ट्रेंड करेगी नई चीज़ों के लिए, वित्त भी देगी, संसाधन भी प्रोवाइड कराएगी। तो लघु सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर, ऐसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन खेती में मजदूरी का काम करते हैं, इनकी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लागू हुआ। गरीबी दूर करने और इनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम हुआ था, 1973 में लागू हुआ। फिर अगली योजना बनी कि लघु में, देखो लघु की बात हो गई ना, तो लघु होता है 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि। अब यहाँ पे सीमांत इसी के अंदर आ गए थे, लेकिन यहाँ पे सीमांत के लिए अलग से लेके आ गए। सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी 1975 में बनी है, इनका भी वही काम था, सीमांत किसानों के लिए कि उनको वित्त देना, संसाधन देना, स्किल देना। अगली है आपकी समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम मैंने पिछले क्यों कराए, लघु किसान वाला, सीमांत किसान, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड अब एक बड़ी योजना आ गई, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 1978-79 में इसे अपनाया गया और बनाया गया, अपनाया नहीं गया, लागू कहाँ से हुई, 1980 से इसे लागू किया गया। 1999 तक ये जारी रही। 1999 में योजना आ जाएगी आपकी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इसमें इसका विलय कर दिया जाएगा। उद्देश्य क्या था, ग्रामीण गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना। इसी के साथ कई अन्य साझेदार कार्यक्रम भी लॉन्च किए गए इसी योजना के तहत। ध्यान रखना जिस पे भी ये स्टार लगा है ये आपके IRDP के साझेदार कार्यक्रम थे। IRDP के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए ही ये नई नई योजनाएं आई थी। तो पहला क्या आया था, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास करना, ड्वाकरा जिसे बोलते हैं। ये योजना आई थी 1983 में। इसमें क्या था, जो महिलाएं गरीब थीं उनको आय सृजन करने हेतु क्या, उनकी दक्षता बढ़ाना, उन्हें ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना और संसाधन उपलब्ध कराना। अगली योजना है जो IRDP से ही संबंधित है, जिसमें भी ये स्टार लगा है, समझो सारी IRDP के अंदर ही शुरू हुई। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ट्राइसेम करके योजना आई 1979 में, कि ग्रामीण युवाओं को अगर आप प्रशिक्षित कर दोगे तो वो अपना खुद का कोई धंधा लगा लेंगे, 1-2 लोगों को नौकरी भी देंगे, खुद तो पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो इसमें क्या था, ग्रामीण परिवारों के युवाओं को तकनीकी तथा उद्यमशीलता संबंधी दक्षता प्रदान करना, टेक्निकल प्लस एंटरप्रेन्योरशिप ये प्रदान करना, जिससे अपना उद्योग धंधा वो लगा पाएँ। फिर एक योजना आई इसी के अंतर्गत, ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार एवं किट की आपूर्ति। जो गांव के कारीगर होते थे, सपोज करो जो कारीगर जो मकान बना रहा है,
अब उसके पास मकान बनाने वाले सारे औजार नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर कोई भी कला हो वो दिखाई नहीं पाएगा। तो इसको एक किट प्रदान करना, इस टाइम पे किट भी बहुत महत्वपूर्ण होती थी। यहाँ पे इंडिया की स्थिति देखो, पैसा उतना है नहीं, संसाधन उतने नहीं है, तो इनको एक किट दे दी, ये बड़ी चीज़ होगी। किट देना और इनको क्या करना, प्लस साथ में ट्रेनिंग देना। ग्रामीण कारीगरों के कार्यों तथा उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना इसका लक्ष्य था। 1992 में शुरू हुई और इंग्लिश में बोलते थे सिट्रा, तो ऐसे ही पूछ दिया जाता है, या तो हिंदी में नाम होगा या सिट्रा होगा। फिर एक योजना इसी के अंतर्गत फिर से आई, गंगा कल्याण योजना 1995 में आई। IRDP जो मैंने बताया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी के अंतर्गत ये सारी योजनाएं आ रही। इसमें क्या था, गरीबी रेखा से नीचे के किसानों हेतु गहरे कुओं के लिए सहायता प्रदान करना। कि किसान है तो पहले क्या होता था, ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे, हैंडपंप वगैरह नहीं होते थे, तो पानी कहाँ से लेगा, बोरवेल वगैरह, तो कुएं खुदते थे। तो गहरे कुएं खुदवाने तभी पानी खेतों तक पूर्ति हो पाएगी, तो इसके लिए सरकार सहायता प्रदान करती थी, पैसा देती थी, या सरकार और भी अपनी मशीनरी वगैरह देती थी। कुछ नवीनतम योजनाएं जिन्होंने IRDP का स्थान ले लिया, तो उस टाइम पे जो IRDP थी ना, इंटीग्रेटेड का मतलब समन्वित या समेकित, जिसमें बहुत सारी योजनाएं क्या है, उनका समेकन किया गया। तो ऐसी योजनाएं जिनका समेकन किया गया था उस टाइम पे, इसी का ही नया रूप ले लिया कुछ योजनाओं ने, वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। मनरेगा आपको पता होगा, गांव में रोजगार की बात हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, और इसी के अंतर्गत आता है डे, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो डे NRLM इसका पूरा नाम है। ये हो गया, तो गांव के लोगों को आजीविका की बात होती है। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, तो जो ट्राइसेम है उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने। PM ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना को रिप्लेस कर दिया। PM ग्राम सड़क योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये सारी नई योजनाएं अभी भी चल रही हैं। इनको 1 बाई 1 करके डिटेल में कराएंगे। अभी तो ये बता दिया कि जो IRDP आपका प्रोग्राम चल रहा था, तो वो एक कई योजनाओं का समूह था, वो योजनाएं अब नई योजनाओं से रिप्लेस हो गई हैं, वो तो IRDP भी आपका नए रूप में सामने आ गया। आगे चलते हैं। मजदूरी और रोजगार हेतु योजनाएं हैं कुछ, वो देखते हैं कौन सी हैं। पहली थी ग्रामीण रोजगार हेतु कैश योजना। कैश में पेमेंट किया जाता था या अनाज के रूप में पेमेंट किया जाता था। आगे चल के काम के बदले अनाज योजना भी आएगी। इसमें क्या था, 1971 में शुरू हुई। खेतिहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करना इनका लक्ष्य था। इतना ही याद रखना है, नाम और सन और काम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, जिसे बोले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसके पहले एक योजना शुरू हुई थी, काम के बदले अनाज योजना, 1977 में। इसी योजना के बदले इसका नया रूप आया क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इसमें भी क्या था, ये जो आपका है ना नेशनल रूरल NREP, इसको आप मान सकते हो ये मनरेगा का पहले का रूप था। पहले मनरेगा की रूपरेखा यहीं से बननी शुरू हुई थी। इसमें क्या था, स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना, मजदूरी तथा रोजगार प्रदान करना। फिर अगली योजना आई, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, 1983 में ये आई। तो जो भी अब अगली योजना आएगी ना, ये वाली NREP और RLEGP, इनको सम्मिलित करके ही बनाई जाएगी, तो इनके शॉर्ट फॉर्म याद रखना। इसमें क्या था, मंदी के समय में प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को, कोई भी परिवार है तो उसके एक सदस्य को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना। तो आप देखोगे आज की डेट में मनरेगा ये पूरे वर्ष में करता है कि वर्ष में 100 दिनों। इन्होंने क्या बोला, उस वर्ष में जब मंदी आए, सूखा पड़ेगा, तो जो ग्रामीण कृषक मजदूर हैं, कृषि वाले, उनको कोई काम नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे इन्होंने बोला, आगे चल के मनरेगा ने बोल दिया कि कुछ भी बना रहे आपको साल में मिलेगा। फिर एक योजना आई आपकी जवाहर रोजगार योजना, 1989 में आई। इसमें क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP, इसको मिलाया, प्लस ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP, इन दोनों का विलय कर दिया गया। ध्यान रखना, सन याद रखना क्या है, किस किस का विलय किया गया था। फिर आएगी एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यहाँ पे अटल जी का शासन आ गया।
तो उन्होंने सारी योजनाओं को मिला के नाम बदल दिया। प्रमुख उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप होते हैं जो आपस में मिलके वॉलेंटियर आधार पे, कोई उनका हित नहीं होता है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, वॉलेंटियर आधार पे एक ग्रुप बनाते हैं, कुछ फंड इकट्ठा करते हैं, उस आधार पे लोगों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रशिक्षण, ऋण देना, प्रौद्योगिकी देना और बाजार से जोड़कर स्वरोजगार प्रदान करना इसका लक्ष्य था। इसमें क्या किया इन्होंने? IRDP, ड्वाक्रा, ट्राइसेम, सिट्रा, सबके फुल फॉर्म और सबकी डिटेल बता चुके हैं, तो अभी फुल फॉर्म का यूज नहीं कर रहा हूँ। गंगा कल्याण योजना, और ये एक और योजना आई थी 10 लाख कुएं की योजना, जो आगे आएगी। इन सब का विलय कर दिया गया किसमें? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कब आई थी? 1999 में। फिर 1993 में इसके पहले एक योजना आई थी सुनिश्चित रोजगार योजना। ये देख लेते हैं क्या है कि अत्यधिक दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र, इनमें रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करना, इसके लिए ही आई थी। क्या होगा? उत्पादक परिसंपत्तियां, ऐसी परिसंपत्तियां जिनसे कुछ ना कुछ आगे चल के कमाई हो सरकार की, ठीक है, उनका निर्माण करना, ये इसका लक्ष्य था। फिर 20वीं योजना देख लेते हैं, इंदिरा आवास योजना 1985 में आई। तो क्या हो रहा था ना, जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था आपका, और ग्रामीण लैंडलेस लेबर वाला जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था 83 वाला, इन दोनों में ऐसी बातें की गई थी, सरकार ऐसी बातें कर रही थी कि वो लोग जो SC ST समुदाय से हैं, या कुछ लोग जो बंधुआ मजदूरी बहुत होती थी देश में, बंधुआ मजदूरी, उनको कुछ दिया नहीं जाता था, ऐसे मजदूर छुड़ाए जाते थे। अब जब छुड़ाए गए तो उनके पास अपना मकान तो है नहीं, कुछ है नहीं, तो इन लोगों को, प्लस जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं अदर कास्ट के क्लास के लोग, इन सब के लिए मकान की व्यवस्था की बात की गई थी, वही यहाँ पे शुरुआत हुई। तो क्या हुआ? SC ST तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों द्वारा मकान के निर्माण में मदद करना, और जो BPL परिवार हैं, जैसे SC ST में तो BPL APL कुछ नहीं दे रखे हैं, इनकी कोई भी आय हो सबको मिलेगा, लेकिन जो BPL परिवार अदर वर्ग के हैं, उनके BPL परिवारों को भी अनुदान देना, कुछ पैसा दिया जाता था, जैसे आज भी दिया जा रहा है। 30% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है आज PM आवास योजना के तहत। इसकी शुरुआत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में हुई थी। तो जो आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, इसकी एक उप योजना के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। अगली योजना है 10 लाख कुओं की योजना, मिलियन वेल्स स्कीम, MWS इसका नाम है। 1988-89 में ये योजना क्या है, इसका विचार आया था और शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये दो इसके सन आते हैं, ध्यान रखना, कहीं पे 1988-89 आएगा, कहीं पे 1998 आएगा अटल जी के समय का, ठीक है, और कहीं पे इसका 1996 भी है। तो मैं तीनों सन क्लियर किए दे रहा हूँ, अपने हिसाब से फिर देख लेना क्या है। 1988-89 में इसकी शुरुआत हुई, किसके रूप में? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की जो योजना है NREP, इसकी उपयोजना के रूप में, प्लस ये दोनों को मिला के, इन दोनों की उप योजना के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी 1988-89 में। आगे चल के 1998 में इसे स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया गया, इसलिए बहुत जगह इसका सन 1998 आता है, कहीं कहीं ये दिया है कि 1996 में स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया गया। जो जवाहर रोजगार योजना है, उसके तहत भी इसको ले आया गया था 1989 में, तो वहाँ पे भी मानते हैं कि बहुत बार ये योजना ऐसी है कि हर योजना में इसको सम्मिलित कर लिया गया था। तो इसका सन अगर आपको मानना है तो आप मान लेना 1998, और अगर शुरुआत पूछे कि शुरुआत कब हुई, तो 88-89 में ही आ चुकी थी। इसमें क्या होता है, जो SC ST आबादी है, इसको 100% आर्थिक सहायता से खुले कुएं प्रदान करना है, मिलियन वेल्स स्कीम, ठीक है। तो 10 लाख कुएं की योजना थी, तो SC ST आबादी को पूरा सरकार इसका वित्त पोषण करेगी, और खुले कुएं मतलब कुआं खोद के प्रदान करना। आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज टू द रूरल एरियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, मैक्सिमम एग्जामों में देखा है कि ये रिपीटेड योजना आती जाती रहती है। कौन थे इस योजना के विचारक, कौन थे जिनके विचार से ये योजना आई? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, राष्ट्रपति थे उस टाइम पे। 2003 में इन्होंने प्रस्तुत किया था इस योजना को। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2005-06 से लेके 3 वर्ष के लिए इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लागू भी किया था।
इसमें क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और जितनी भी सुविधाएं शहर में मिल रही, पार्क, परिवहन, बिजली, सड़क, हर चीज़ की यहाँ पे गाँव में भी दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3 से लेके जितने भी पार्ट की जरूरत पड़ेगी आपकी, केंद्र की सारी बेस्ट योजनाएं और यूपी की सारी योजनाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, सारी हम 1 बाय 1 करके फिनिश करेंगे। प्लस जो आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट हो रहे हैं, उसमें योजनाओं की कम से कम 500 एमसीक्यूज मेरे पास आ चुके हैं, तो वो टेस्ट हो जाएंगे, तो योजनाओं में फिर उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये पेड बैच के बारे में जानकारी है कि यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जितनी भी क्लासेज हो रही हैं, वैल्यू एडिशन हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं, आंसर हो रहे हैं, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, मतलब दिन में आप रिवाइज करो, शाम में आप टेस्ट दो टॉपिक पे। तो एक टॉपिक, वैसे इन्होंने 6 टॉपिक दिए हैं, वो भी छोटे थे, हमने उनको 16 में डिवाइड किया और हर टॉपिक पे सोचो 150 150 प्लस क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको, तो टॉपिक आपका बेस्ट तरीके से क्लोज भी हो जाएगा। समय समय पर टास्क दिए जाते हैं, तो टास्क से आपके गैप फिल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है आपकी। वैल्यू एडिशन क्लासेज भी टाइम टू टाइम आती रहेंगी और रेगुलर गाइडेंस, रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो वो भी आप लोगों के डाउट सॉल्व होते रहते हैं। बैच फीस 299 है और ये नंबर है, इस नंबर पे आपको पे करना है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, कहीं पे भी ये नंबर चेक कर लें, नेम। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में से किसी पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। बाकी जो लोग भी देख रहे हैं, रेगुलर देखते हैं, अपने आसपास शेयर करते रहा करो, एटलीस्ट इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।